नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल वो पूरे दिन भर सुर्खियों में रहा। और वो था उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान जो उन्होंने आज एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में दिया। मुद्दा था युक्तेश्वरानंद और प्रयागराज के अंदर उनके बटुकों के साथ हुई मारपीट का। और ये सवाल जैसे ही डिप्टी सीएम के सामने उछाला गया, कमोबेश सरकार की अब तक की जो प्रतिक्रिया रही वो बड़ी ऑफेंसिव रही। सरकार लगातार ये कहती रही कि वहां पर नियम कायदे तोड़े जा रहे थे, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम था उसको प्रभावित किया जा रहा था, जो मेला प्रबंधन था उसको कहीं ना कहीं उसकी जो योजना थी उसको तोड़ा जा रहा था, और इस नाते वहां पर सख्ती की गई। इसलिए शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। और इसीलिए इस मामले में किसी भी तरह की जांच या किसी भी तरह की एफआईआर वगैरह नहीं दर्ज हुई। लेकिन कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिन वीडियोस के आधार पर एक नैरेटिव हुआ कि कुछ बटुकों के साथ मारपीट हुई, उनकी चोटी पकड़ी गई। ये सारी बातें सामने आई। पर इन बातों को जब डिप्टी सीएम के सामने रखा गया तो उसके दो अलग अलग संदर्भ थे। एक संदर्भ ये था कि उस परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री खुद विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर प्रखर होकर के बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति भगवा चोला पहन करके न शंकराचार्य होगा न उसको संत माना जाएगा। संत और शंकराचार्य होने के लिए उसको उन प्रावधानों का, उन उन अवधारणाओं का पालन करना पड़ेगा, उन मापदंडों का पालन करना पड़ेगा। और साथ साथ वो ये भी कहते नजर आए कि कानून सबको मानना पड़ेगा। और कुछ लोग कानून तोड़ रहे थे, जो उसकी इजाजत जो है उनकी सरकार नहीं देती। और दूसरा ये कि चूंकि खुद वो ब्राह्मण चेहरा है ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की सरकार में, लिहाजा उनके लिए ये सवाल था कि भाई आप बताइए कि चूंकि बटुक, चोटी, ये सारी चीजें ब्राह्मण के लिए एक सिंबॉलिक चिन्ह के तौर पर देखी जाती है, तो वो अगर पकड़ा गया, उसको अपमानित किया गया, जो एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल पूछे, तो वो सवाल डिप्टी सीएम के सामने जाना वाजिब भी था। खैर, उन्होंने जवाब जो दिया वो अब तक की जो पॉलिटिकल लाइन थी बीजेपी की या सत्तारूढ़ दल की या सरकार की, उससे थोड़ा इतर था। उन्होंने इसे अपमान माना। वो ये कह रहे थे कि ये तो महापाप है, और ये भी कह रहे थे कि बही खाते में सब लिखा जा रहा है और इसका दंड मिलेगा। अब वो क्या कहना चाहते थे, उनका क्या इशारा था, वो किस पर निशाना साध रहे थे, और दरअसल इस पूरी महाभारत में जो सत्ता और विपक्ष की है, ब्रजेश पाठक कहां खड़े हैं। मेरे साथ देवकी नंदन मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका। आप जो ये पूरा वक्तव्य है इसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, क्या विश्लेषण आपके मन में आता है कि इसकी ये टाइमिंग क्यों थी? और इसी सत्र में आपने सुना होगा योगी जी ने क्या कहा इस बात में। बहुत पाक साफ तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, जो उनका स्टैंड शुरुआत से इस मामले में था। दूसरी तरफ विपक्ष इसको दूसरे तरीके से ले रहा था। आज पाठक जी ने जो बात कही वो क्या था? देखिए, इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ का जो स्टैंड है विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर, वो एकदम क्लियर है। उन्होंने अपने स्टैंड को कभी नहीं बदला। लेकिन ब्रजेश पाठक ने आज जो बोला कि उनकी चुटिया खींचना ये महापाप है, ऊपर वाला देख रहा है। कौन है ऊपर वाला जो देख रहा है? और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ब्रजेश पाठक पाठक खुद डिप्टी सीएम है। क्या उन्होंने जांच का आदेश दिया? पत्रकार को यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई, क्या आपने कोई जांच का आदेश दिया? तभी ना, बिना जांच किए तो दंड होगा नहीं। दंड की प्रक्रिया प्रशासन में, शासन में बिना जांच के तो हो नहीं सकती है। आपने क्या कोई जांच का आदेश दिया? और आप आज तक ये इंतजार क्यों करते रहे कि ये चुटिया खींचना महापाप है? इसका मतलब कि आप खुद अब अपना बचाव कर रहे हैं, अब अपनी पॉलिटिक्स को बचा रहे हैं। क्योंकि इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के ब्राह्मणों में नाराजगी है कि ब्राह्मणों की चुटिया, ब्राह्मण की जो चोटी होती है, वही उसका समझिए कि पूरे शरीर का एक मतलब सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। और उसे कहा जाता है कि अगर किसी की चुटिया खींच ली जाए तो इससे बड़ी बदनामी उसके लिए नहीं हो सकती है। और बटुकों की चुटिया, वो बेचारे बटुक बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, शंकराचार्य के साथ अध्ययन कर रहे हैं, और कुछ लफंगे टाइप के लोग, कुछ पुलिस वाले वहां जाकर के चुटिया खींचते हैं, और इस पर कोई जांच नहीं बैठती है। किसी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ का अपना स्टैंड है, वो चीफ मिनिस्टर है उनका,
और स्वामी अवधूतेश्वरानंद का आपस का एक झगड़ा है, उस झगड़े को आप किनारे कर दीजिए, लेकिन बटुकों की जो चोटी खींची गई उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। इस घटना को लेकर के चारों शंकराचार्य पे एक मंच पर खड़े हो गए हैं। अगले महीने उनकी एक बड़ी सम्मेलन, बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है और उसमें बहुत गंभीर निर्णय लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार को लेकर के। और पूरे देश में कैंपेन मुझे लगता है चलाया जाएगा, जो मेरी जानकारी है, बीजेपी के खिलाफ। नहीं, बीजेपी का इससे बड़ा पर मैं नुकसान होगा। दो जगह इस बात को नहीं समझ पाता हूँ। आप इसको आप इसका विश्लेषण करिएगा कि क्यों है। एक तरफ मैं जब देखता हूं कि जैसे आपने कहा कि भाई डिप्टी सीएम है वो, सरकार में उनका प्रमुख रोल है, तो भाई सरकार पर दबाव होना चाहिए था। और इतना वक्त क्यों लग गया? अब तक जांच तक नहीं हुई, अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई, अब तक कोई कमिटी। और अगर ये महापाप है, महापाप अगर होगा तो क्या सरकार खामोश बैठी रहेगी, इंतजार करेगी कि कोई दैवी शक्ति आकर के इस मामले में कार्रवाई करे? नहीं, दूसरा ब्रजेश दूसरा पाठक क्या दूसरा कर मेरा रहे सवाल है थे? सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं जो आपने कहा कि अवधूतेश्वरानंद और योगी जी के बीच का आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, मैं फिर वहां ये बात दोहराता हूं। अवधूतेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी योगी जी से नाराज होते हैं तो वो बहुत सारी बातें कहते हैं, और कई बार तो नाराजगी में बहुत सारी कटुता भरे शब्द कहते हैं। पर थोड़ी ही देर में वो कहीं ना कहीं इस पूरे तर्क गर्म से भी हो अलग जाते होकर के ये भी कहने लगते हैं कि अगर योगी जी केवल गौ माता को राज्य पशु घोषित कर दें या कुछ इस तरीके कर दें कि उनका जो है गो हत्या प्रतिबंधित हो जाए, उनको एक सम्मान मिल जाए, राजमाता घोषित कर दें, तो वो उनको प्रधानमंत्री बनवाएंगे। हैं। नहीं, ये बात उन्होंने इस घटना से पहले कही थी। नहीं, इस वो उसके घटना बाद भी के कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। नहीं नहीं, देवकी जी अभी भी वो बात कह रहे हैं। मैं अभी उनका बनारस के अंदर अच्छा, स्टेटमेंट सुन रहा था, अभी भी वो ये बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं समझ मतलब ये पाता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है ये सारे लोगों का इस तरह के मामलों में। भाई या देखिए तो आप ऐसा ठीक है। कर रहे हैं और या तो आप गलत कर रहे हैं। वो योगी जी अगर कुछ भी कहते, योगी जी ने जब विधानसभा में उनके लिए इस तरह की बात कही, अलग उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन शंकराचार्य का जिक्र किया, उसका जवाब उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में दिया। उन्होंने योगी की योगित्व पर सवाल उठा दिया कि योगी कैसे हैं ये। और राजा जो है वो साधु बनता है, मतलब संत बनने की तरफ अग्रसर होता है, और एक संत, एक योगी सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे सवाल उन्होंने किया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सरकार के डिप्टी सीएम को इतने दिन बाद इस घटना के चिंता हुई। एक डिप्टी सीएम ने कहा कि उनको स्नान कराना चाहिए, भगवान है। अब देखिए, ये उन्होंने कहा ना, केशव मौर्य जी ने कहा कि वो भगवान है, गुस्सा त्यागे, शंकराचार्य जी का आदर है, सम्मान है, उनको स्नान करवाना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी बिना स्नान किए वापस लौट गए। ये तो बड़ी मतलब मतलब ये गजब बात नहीं है कि मतलब वो भगवान है, दोनों उनको डिप्टी, स्नान करना चाहिए और आप आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे ऐसा नहीं मंदिर में आप, भगवान रखे हों, मैं कहूँ भगवान को खुद जल चढ़ाना चाहिए, खुद भोग लग जाना चाहिए। अरे भाई, आप भी तो ले आकर के भोग लगा सकते हैं। ठीक है कि ईश्वर सर्वत्र हैं। अरे केशव मौर्य वहां मौजूद थे। हाँ, मैं वही केशव बात कह रहा हूँ। मौर्य प्रयागराज में संगम, मतलब जो जहां माघ मेला परिसर है, क्षेत्र था, वहीं से उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन वो उनके नहीं, उनकी आश्रम टीम ने तक तो नहीं गए। ये तक मैसेज वायरल करा दिया था, अगर आपको याद हो देवकी जी, की वो मिलने जा रहे हैं। नहीं और नहीं, फिर ये अचानक उसका वायरल उन्होंने खंड। नहीं कराया था। उन्होंने ये कहा था कि हमको ऊपर से आदेश होगा तो मैं जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। नहीं, उनकी टीम मतलब की तरफ की अगर बात सब कर रहा लोग हूँ, टीम ऊपर ने के कुछ टेक्स्ट आदेश से वायरल कर बंधे दिया हुए था। हैं, अगर सब लोग उनके आदेश से बंधे हुए हैं, फिर आपको इस तरह की फालतू की बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? चाहे केशव मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो। ब्रजेश पाठक इतना बात कह करके सुर्खियां जरूर बटोर सकते हैं, लेकिन क्या ब्रजेश पाठक इस मामले में जांच बिठा सकते हैं? क्या ब्रजेश पाठक इस मामले में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं? क्या उनके पास इस तरह का कोई अधिकार है? क्या वो एसपी जो प्रयागराज हैं, जो कमिश्नर प्रयागराज हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं कि आप इस बारे में मुकदमा लिखिए? क्या वो कह सकते हैं कि हम माफी मांगते हैं बटुकों के साथ जो हुआ? नहीं कह सकते हैं।
ये सिर्फ एक पोस्चरिंग है, ये बचाव है कि ब्राह्मण जो सरक रहा है बीजेपी से उसको कैसे रोका जाए। ब्राह्मण इस घटना को लेकर के पर बहुत नाराज ये है। सवाल फिर देवकी जी, चाहे वो मतलब ब्रजेश पाठक तो है ही उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण चेहरा, पर ये सवाल फिर जितिन प्रसाद से भी बनता है, ये सवाल फिर दिनेश शर्मा से भी बनता है, ये सवाल फिर बीजेपी नहीं के नहीं उन नहीं। तमाम ब्राह्मण नेताओं से बनता है जो कहीं ना कहीं तंत्र में हैं, और वो देखिए सब ये तमाशा देख रहे हैं, पर उन्होंने मुख्यमंत्री से या गृह मंत्री से या राज्यपाल से किसी से मिल करके ये तय करना सुनिश्चित करना नहीं समझा जरूरी कि इस मामले में एक्शन हो। इस मामले में तो कम से कम प्रभावी कार्रवाई हो सकती थी। चलिए, दोनों का नहीं अपना नहीं। मतभेद है, उनकी बात उनकी कहा सुनी आपस में एक तरफ रखते हैं, पर देखिए ऐसा देखिए ऐसा है कि इन मैं बाकी लोगों की तो बात नहीं करूंगा। जितेंद्र प्रसाद जब पार्टी के भीतर आए थे बीजेपी में कांग्रेस छोड़ करके, तो उन्हें बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा बताया गया था। और वो तो जो अभियान चला रहे दिल्ली थे, वो तो कांग्रेस में रह के दिल, ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे थे। लेकिन देखिए क्या है ना, ये बीजेपी है। इस बीजेपी में कोई न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न बैकवर्ड है, न बड़िक है, कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ एक नेता है, नरेंद्र मोदी, और दूसरे हैं अमित शाह जो चाणक्य हैं। तीसरा कोई नेता नहीं है। योगी जी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, नेता बन भी गए हैं, तो उनके खिलाफ ये दोनों लोग पड़े हुए हैं। योगी जी को, भाई देखिए, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बारे में कुछ कह सकता था योगी जी से, लेकिन नहीं कहा। तो योगी जी के जो समझ में आ रहा, उन्हें जो अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं। पार्टी को इसका क्या नुकसान कारण हो हो रहा है या सकता है, इसका फायदा क्या हो रहा कारण है। हो सकता नहीं, इसका कारण तो हम कैसे बता सकते हैं। इसका इसका कारण हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो बात है आखिर। भाई मोदी जी को यह नहीं पता है क्या? अमित शाह को नहीं पता है? जो नितिन नवीन है अध्यक्ष है, उनको नहीं पता है क्या? क्या वो मैसेज नहीं दे सकते हैं कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है? पूरा पूरा मीडिया कह रहा है कि नुकसान हो रहा है बीजेपी का शंकराचार्य के साथ। देश में 4 शंकराचार्य हैं इस धरती पर, और उन चारों शंकराचार्य इस मुद्दे पर एक हो गए, पहली बार। आज तक कभी है? चारों सर, शंकराचार्य एक नहीं हुए, चाहे शंकराचार्य जी स्वामी लोग ये कह स्वरूपानंद रहे जी हो हैं, चाहे। शंकराचार्य जी लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने कई वैकल्पिक शंकराचार्य खड़े कर दिए, जो उनकी देखिए मीटिंगों में उनके आरएसएस, कार्यक्रमों में जाते हैं, जिनको मान्यता दे रखी है बीजेपी और आरएसएस ने। ये बात तो खुद देखिए आर आपको याद होगा, पुरी के शंकराचार्य जी ने कई बार कही। बिल्कुल ठीक कहा हूं, बिल्कुल। दरअसल पुरी के शंकराचार्य के खिलाफ भी इन सबों ने एक शंकराचार्य खड़ा कर दिया है। ये पूरा अपना, जैसे यूनिवर्सिटीज में कुलपति इन लोगों ने अपने वर्कर को तैनात कर दिया। सारे कुलपति, टीचरों की जो भर्ती हो रही है, सब इनके वर्कर भर्ती हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुलपति मेरिट के आधार पर पोस्ट होता था। आज की तारीख में अगर आरएसएस की सिफारिश नहीं है तो कोई गवर्नर की हैसियत नहीं है कि वो एक कुलपति पोस्ट ये तो कर सर सके। बहुत पुरानी और बात है, क्योंकि सपा बसपा के समय जो वीसीज या ये सब पोस्ट हो रहे थे, वो भी तो कैडर बेस या किसी न किसी पैरवी पर ना या ना ना ना, सपा रिटायर्ड के अफसर बेस नहीं पोस्ट थे। होते थे सर। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए का, लेकिन आरएसएस की कोई कोई उनका काडर नहीं था ना, कि वो एक विचारधारा के व्यक्ति थे। आज की तारीख में केवल एक विचारधारा को थोपा जा रहा है यूनिवर्सिटी में, और उसी विचारधारा के तहत यूजीसी को लाया गया। आज आरएसएस की प्रमुख का लखनऊ में एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान जितने भी हैं वो सब हिंदू हैं, उनको मुख्य धारा में लौटना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान के अलावा क्या आरएसएस कभी कोई बात करता है? कभी नहीं कोई बात करता है। 3 बच्चे पैदा करें। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं 3 बच्चा पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाई प्रमुख साहब और आरएसएस के लोग क्यों नहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर दूसरों को सलाह आप दे रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और इस बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करके उनको खिलाएगा कौन? उनको क्या आरएसएस खिलाएगा, या इनका झंडा ढोने के लिए तैयार खड़े होंगे 3 बच्चे? ये कितनी शर्मनाक बात है। इस देश में हम हिंदू और मुसलमान के ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। केवल हम हिंदू मुसलमान पर टिके हुए हैं। हिंदू मुसलमान से आगे एक शब्द हम बात नहीं कर पा रहे हैं। यही क्या हमारी विचारधारा है?
क्या हमारा देश इसी से तरक्की करेगा हिंदू मुसलमान पर झगड़ा करने से? आरएसएस जो अपने को मदर ऑर्गेनाइजेशन बताती है बीजेपी की, उसके उनके प्रमुख का बयान, हद हो गई। नहीं, जहां पर जाइए, चलिए उस जहां वो पर जाते हैं बयान एक दे ही रहे तरह का थे, बयान देते हैं। पर ये आप ये भी तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में थे संघ प्रमुख, पर उन्होंने शंकराचार्य जी के मुद्दे पर, या ये जो मुद्दा चल रहा था काशी का मुद्दा, मणिकर्णिका घाट का, ये सारे विवाद जो सामने आए, इन पर चुप्पी साधे रहे, इस ना पर ना कोई ना ना, ये से प्रतिक्रिया नहीं दी। वो देखिए, उनको उनको हिंदू को पोलराइज करना है। उसके लिए मुसलमानों की बात करनी है, मुसलमान को हिंदू बनाना है, तो हिंदू पोलराइज होगा। ये यह केवल और केवल जो लोग कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी से नाराज है, मैं इसे नहीं मानता हूं। आरएसएस और बीजेपी एक ही हैं। दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आरएसएस अरबपति हो गया जब से 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है। 5 स्टार, दिल्ली में उतना बड़ा कोई 5 स्टार होटल नहीं है जितना बड़ा आरएसएस का कार्यालय बना है दिल्ली में। कहां से पैसा आ रहा है आरएसएस के पास? कौन पैसा दे रहा है? ये सारे सवाल होने चाहिए। और नहीं, पर देश का मीडिया सबसे बड़ा अपराधी है इस काम के लिए कि वो सवाल नहीं पूछ रहा है। जो सवाल पूछता था कि मनमोहन सिंह को कोयला चोर बताता था, जबकि मनमोहन सिंह ने कोयला चोरी नहीं किया। लेकिन आज देश का मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि आरएसएस के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, बीजेपी को लोग चंदा क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है। ये सवाल नहीं पूछ रहा। ये मीडिया नहीं पूछ रहा है कि जो अमरिंदर सिंह बीजेपी में हैं, जैसे ही वो ये कहते हैं कि बीजेपी हमसे कोई सलाह नहीं ले रही है, बीजेपी हमको पूछ नहीं रही है, हमें कांग्रेस में लौटना चाहिए, एक बयान आते ही उनका उनके घर ईडी की नोटिस पहुंच जाती है। और भागती हुई उनकी पत्नी बाहर आती हैं, कहती हैं नहीं नहीं नहीं, वो बीजेपी में ही रहेंगे, कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद उस ईडी ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके कहने पर ईडी ऑफिसर ने नोटिस उनको भेजी? क्या अपने मन से ईडी नोटिस भेज दी? क्या इस तरह का ईडी में भी विंग बना दिया गया है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोले उसको तुरंत नोटिस जारी कर दो? एक बार फिर उसी मुद्दे पर लौटते हैं देवकी जी, जो ये जो मुद्दा था, खासतौर पर बटुकों का और बयान की टाइमिंग को लेकर के, यूपी की विधानसभा चल रही है, और विधानसभा में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के, ये जातिगत खाइयां खींचती हुई दिखाई पड़ी। इसकी शुरुआत सत्र से पहले ही महोबा से हुई, और फिर सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम ऐसा रहा कि ये खाई पटने की बजाय और गहरी होती जा रही है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी, लेकिन अगर ये ध्रुवीकरण जातिगत आधार पर हो गया तो बीजेपी का परिणाम 2024 से भी बुरा हो सकता है। बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, बीजेपी खूब समझ रही है। बीजेपी खूब समझ रही है। बीजेपी बहुत अच्छे से समझ रही है। दरअसल बीजेपी को बिहार जीतने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि जिस तरीके से 20 साल सरकार चलाने के बाद 5 साल का और मैंडेट मिल गया, और सबसे बड़ा मैंडेट मिल गया, तो बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव जीत सकती है, वो 10,000 रुपया बांट सकती है। मुझे कई विधायकों, कई मंत्रियों ने मुझे बताया कि बीजेपी इस बार 20,000 रुपया उत्तर प्रदेश में बांटने जा रही है। मतलब योगी जी की सरकार 20,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजने जा रही है। और उन्हें लगता है कि 20,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। हम्म। तो वो कॉन्फिडेंट है, इस वजह से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें जो काम करना है वो एकदम इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चूंकि बिहार जीत सामने है, महाराष्ट्र की जीत उनके सामने है, उनके सामने हरियाणा की मतलब जीत उनको है, लगता उनके है सामने नैरेटिव नैरेटिव इज अदर साइड, और विक्ट्री जो है वो अनदर साइड है। मतलब नैरेटिव ठीक है विक्ट्री कि एंड है, अदर साइड। लोग नाराज बिल्कुल हैं, ठीक करेक्ट। है, लेकिन विक्ट्री तय है। बाकी सब बातें इधर उधर हैं। हाँ, सीटें उनके दस मन में पाँच ये है। सीटें 10-5 20 10-20 आगे पीछे हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली सत्ता पर उनको आना है, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो या लखनऊ की सत्ता हो या किसी पटना की हो, किसी मुंबई की हो, जीत अंत में उनकी होगी। उनके मन में ये बात है, मैं होगी वही कि नहीं बात कह रहा होगी, हूं। उनके मन में ये बात है। ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आज ये जो स्टेटमेंट
डिप्टी सीएम ने दिया, हालांकि किसी बड़े नेता का और इस स्तर के नेता का ही आया हुआ स्टेटमेंट जो है वो, एक दो और नेताओं ने मुझे लगता है छुटपुट तौर पर इस मामले पे प्रतिक्रिया देने की कोशिश बीच में की थी। उन्होंने उन्होंने भी कहा था कि ये अनुचित है, लेकिन अनुचित से आगे उचित क्या है ये कुछ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लगता है बीजेपी नहीं, को, एक्शन नहीं हुआ। बीजेपी, एक्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई मुकदमा नहीं लिखवाया, किसी ने कोई जांच नहीं बिठाई। अब सरकार में बैठे लोग अगर केवल बयानबाजी करेंगे, वो भी डिप्टी सीएम, ठीक मतलब है। सीएम के आगे डिप्टी सिर्फ लगा हुआ है, सीएम इनके हम्म। नाम के भी आगे लगा हुआ है। अगर अगर ये लोग केवल पाप बताएंगे इसको, ये कहेंगे कि ये अनुचित है, चुटिया तो कैसे काम चलेगा? तोड़ना ठीक है। महापाप है, ऊपर वाला देख रहा है। तो एक टीवी में कार्यक्रम आ रहा अब जरा, था कुछ दिन। इसलिए दर्शकों से भी कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर जाहिर करिए, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है इस मुद्दे पर। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी? उनके कुछ नेताओं ने ही केवल प्रतिक्रिया क्यों दी? और अब जब दी है तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई मायने रह गया है? क्या उन बटुकों को या जो भी वो पीड़ित थे उनको कोई न्याय मिल पाएगा?